हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत में आपदा प्रबंधन तंत्र के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो आप लोग का माइनर सब्जेक्ट है। क्या है? माइनर सब्जेक्ट है और ये 4th सेमेस्टर के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है, जो सबके लिए अनिवार्य है। इसका कोड क्या है? तो DSS 200 इसका पेपर कोड है। और पेपर का नाम क्या है? तो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया, यानी कि भारत में आपदा प्रबंधन तंत्र। ठीक है, तो इसके ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। सिस्टम के बारे में आप लोगों को जानना है कि भारत में आपदा का प्रबंधन मैनेजमेंट कौन करता है। उसको जो भी आपदाएं आती हैं, जैसे मान लो भूस्खलन है, भूकंप है, कोई बिल्डिंग गिर गई, या अभी हाल ही में एक हादसा हुआ उड़ीसा में, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। तो ये सब इसको मैनेजमेंट करने का कार्य कौन करता है, और कौन कौन से तंत्र इसमें जुड़े हैं, कौन कौन से सिस्टम इसमें जुड़े हैं, उन सारे सिस्टम्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है, यही आप लोग का पेपर है और इसी के बारे में आपके पेपर में पूछेगा। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि तंत्र सिस्टम के बारे में आपके ये पेपर ही सिस्टम के बारे में पूछा है, तो सिस्टम के बारे में कह रहा है, तो सिस्टम से क्वेश्चन 100% आएंगे। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ये किसके लिए है? तो 4th सेमेस्टर वालों के लिए है, और DSS 200 इसका पेपर कोड है। ये लोग आप लोग माइंड में रखेंगे, जिसको नहीं पता है। जिसको पता है अच्छी बात है। और ये आप लोग का कंपलसरी सब्जेक्ट है। BA BSc जो भी BA BSc BCom में जो भी स्टूडेंट है 4th सेमेस्टर में है, उन लोगों के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक, तो जान लेते हैं सबसे पहले आपदा क्या होता है। ये सबको पता है कि आपदा एक बड़े लेवल का, एक बड़े पैमाने का क्या है, तो रुकावट है, कह सकते हैं, व्यवधान है, जो बड़े बड़े कार्यों को एक तरह से कह सकते हैं कि बाधा, कार्यों में बाधा डालती है। जैसे मान लो कि कहीं पे भूस्खलन हो गया, या आप लोग देखते हैं कि केदारनाथ में हर साल भूस्खलन होता है, और आपका ये अभी ट्रेन हादसा हुआ उड़ीसा में, तो ये एक तरह का क्या है, तो बड़े लेवल का व्यवधान कह सकते हैं, बाधा है, जो किसी भी काम में रुकावट पैदा करती है। तो ये एक तरह की आपदा है, जिसको मैनेजमेंट जो करता है, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि आपदा क्या है। तो आपदा को बड़े पैमाने पर व्यवधान के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह परिभाषित किया जाता है। ये आपदाएं किस तरह की होती हैं? तो प्राकृतिक हो सकती हैं और मानव निर्मित हो सकती हैं। छोटी या लंबी अवधि में होता है। छोटी मतलब इनकी अवधि बहुत कम भी होती है और बहुत बड़े लेवल पे भी होती है। ठीक है, जैसे मान लो कि ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, ये भी एक तरह की आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन हो गया, प्राकृतिक आपदा है। ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, ये मानव निर्मित आपदा है। कोई बिल्डिंग गिर गई, ये भी मानव निर्मित आपदा है। तो जो प्रकृति से आपदाएं आती हैं, जैसे मान लो सुनामी आ गया आपका, तो ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो कह सकते हैं कि बहुत भारी मात्रा में नुकसान करने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो इनको जो कंट्रोलिंग का कार्य करता है, ये आपदाएं आती हैं, तो जो इनको कंट्रोल करने का कार्य करता है, उन्हीं सिस्टम्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले समझेंगे कि आपदा क्या होता है। तो आपदा बड़े लेवल का एक व्यवधान है। ये प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है, और ये अल्पकालिक होता है और दीर्घकालिक होता है। यानी कि ये कुछ समय के लिए क्षणिक भी होता है, कुछ समय के लिए आता है, और ज़्यादा दिनों तक भी इसका प्रभाव रहता है। ठीक है, तो कह रहा है कि आपदाएं मानव भौतिक, आर्थिक या पर्यावरणीय कठिनाइयों को जन्म दे सकती हैं। आपदाएं क्या करती हैं? तो मानव भौतिक, आर्थिक या पर्यावरणीय कठिनाइयों को जन्म दे सकती हैं, जो प्रभावित समाज को सहने योग्य क्षमता से परे हो सकती है। जैसे मान लो कि सुनामी आ गया, तो ये मानव के लिए भी कठिनाई पैदा करती है, भौतिक रूप में भी बहुत सारी चीज़ों को नष्ट कर देती है, आर्थिक लेवल पे भी लोगों के घर को तोड़ फोड़ कर देती है। आर्थिक लेवल पे भी लोग क्या हो जाते हैं, तो कमज़ोर हो जाते हैं। पर्यावरण भी, मान लो कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तो उससे पर्यावरण भी ज़्यादा दिनों तक क्या रहता है, तो ख़राब रहता है। जैसे मान लो कि कोई परमाणु जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जापान में के हिरोशिमा नामक स्थान पे परमाणु का विस्फोट किया गया था, तो वहाँ का पर्यावरण आज भी गंदा है।
आज भी गंदा है वहाँ का पर्यावरण, वहाँ पे जो भी बच्चे या जो भी जानवर जो भी पैदा होते हैं वो आज भी क्या होते हैं, तो विकलांग पैदा होते हैं। तो ये सारी कठिनाइयों को क्या करते हैं, तो आपदा जन्म देते हैं, जो बहुत सारे बड़े लेवल पे लोगों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। ठीक, आंकड़ों के अनुसार कह रहा है कि आंकड़ों के अनुसार समग्र रूप से भारत 30 विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रति संवेदनशील है, यानी कि 30 विभिन्न प्रकार की आपदाएं भारत में आती हैं और इनको कंट्रोल करने का कार्य आपका एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम करती है। ठीक है, तो कह रहा है कि आंकड़ों के अनुसार समग्र रूप से भारत में 30 विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। भारत संवेदनशील है, जो आर्थिक, सामाजिक और मानव विकास क्षमता को इस हद तक प्रभावित करेगा कि उत्पादकता और मैक्रो इकोनॉमिक प्रदर्शन पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपदाएं आती हैं उनका प्रभाव दीर्घकालिक होता है और अल्पकालिक भी होता है और दीर्घकालिक भी होता है। ज़्यादातर दीर्घकालिक ही होता है। ठीक है, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे चीज़ों को नष्ट करके जाती है, तो उसको सुधारने में, ठीक करने में टाइम लगता है। तो वही कह रहा है कि आपदाओं के जो हमारा जो इंडिया है वो 30 तरह की विभिन्न आपदाओं से जूझता है, जिसमें आपका मानव निर्मित भी आपदा हो सकता है और प्राकृतिक भी आपदा हो सकता है। ठीक है, जो आर्थिक, सामाजिक और मानव विकास क्षमता को क्या करता है, तो इस तरह से प्रभावित करता है कि इसका मानव की उत्पादकता और माइक्रो इकोनॉमिक प्रदर्शन पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता रहता है। ठीक है, आपदाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में अब जान लेते हैं कि कौन कौन सी आपदाएं हैं। तो कह रहे हैं कि आपदाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जल और जलवायु आपदा। ठीक है, जल और जलवायु आपदा में कौन कौन सी आपदाएं आती हैं, तो बाढ़ है, ओलावृष्टि है, बादल का फटना, चक्रवात, गर्मी की लहरें, शीत लहरें, सूखा, तूफान। ठीक है, चक्रवात आपदा प्रबंधन के बारे में अलग से लिंक किए गए लेख में पढ़ें। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो चक्रवात पे यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, किसी एक आपदा के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, या आपदाओं की लाभ और हानि पूछ सकता है। आप बहुत सारी, जैसे मान लो कि आपका ये जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसमें बहुत सारी हानियाँ भी होती हैं और बहुत सारे लाभ भी होते हैं, तो विशेषताएं पूछ सकता है, या आपका किसी आपदा के बारे में पूछ सकता है। तो अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लेना। तो कह रहा है कि जल और वायु आपदा, ये आपका एक टाइप है आपदा का। ठीक है, जिसमें आपका आता है बाढ़, ओलावृष्टि, बादल का फटना, चक्रवात, गर्मी की लहरें, शीत की लहरें। ठीक है, ये सब क्या है, तो जल और जलवायु आपदा है, जो बड़े लेवल पे भारी नुकसान करता है। ठीक है, उसके बाद है भूवैज्ञानिक आपदा। अब इसमें कौन कौन सी आपदाएं आती है, तो भूस्खलन आता है, जो आप लोगों ने देखा होगा, अभी हाल ही में एक भूस्खलन हुआ है, और आपका ये केदारनाथ में भी अक्सर हुआ करता है। और मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा, सीरिया में नहीं, अभी किस विदेश में ही कहीं पे भूस्खलन हुआ था। ठीक है, तो वहाँ भारी लेवल पे जन धन की हानि हुई थी। उसके बाद है भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बवंडर। ये सब क्या है, तो भूवैज्ञानिक आपदाएं हैं, जो बड़े पैमाने पे हानियाँ पहुँचाते हैं। उसके बाद है जैविक आपदा। तो कह रहा है कि विषाणु जनित महामारी, जैसे मान लो कोरोना भी आया था, तो ये क्या है, जैविक आपदा है एक तरह का, जिसमें कीट आक्रमण आप लोगों ने देखा होगा। अभी एक आध साल हुआ कोरोना के टाइम ही ये टिड्डी आक्रमण हुआ था। बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में टिड्डियों का आक्रमण हुआ था, कहीं भी बैठ जा रहे तो फसलों को नुकसान कर दे रहे थे सब। तो ये आपका जैविक आपदा में आ जाएगा। ठीक है, पशु महामारी, जैसे अभी गायों पे एक आया था, गायों की बीमारी आई थी, पता नहीं कौन सा पॉक्स था, टमाटो पॉक्स की ऐसे कुछ था। ठीक है, तो ये सब क्या है, तो जैविक आपदाएं हैं, जो विषाणु जनित महामारियां हैं, जैसे कोरोना है, या जो कीटाणुओं से फैलता है, तो ये आपका जैविक आपदा हो गया।
टिड्डी विपत्तियाँ अभी मैंने बताया, विषाणु जनित महामारी, कीट आक्रमण, पशु महामारी, टिड्डी विपत्तियाँ, ये सब क्या है तो जैविक के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद है औद्योगिक आपदा। औद्योगिक आपदा में क्या है, रासायनिक और औद्योगिक दुर्घटनाएं, खान शॉफ्ट में आग लगना, तेल रिसाव, ये सब क्या है तो औद्योगिक आपदाएं हैं। उसके बाद है परमाणु आपदाएं। परमाणु आपदा में परमाणु कोर कह रहा है कि परमाणु कोर मेल्ट डाउन। उसके बाद है विकिरण विषाक्तता, ये सब क्या है परमाणु आपदाएं हैं। उसके बाद है मानव निर्मित आपदाएं, तो कह रहा है कि शहरी और जंगल की आग, शहरों और जंगल की आग, तेल का रिसाव, विशाल भवन संरचनाओं का ढहना यानी कि गिरना, ये सब क्या है तो मानव निर्मित आपदाएं हैं। मानव निर्मित आपदा में आपका ये भी आ गया ट्रेन वाला हादसा जो अभी उड़ीसा में हुआ है, तो ये भी आपका मानव निर्मित के अंतर्गत आ जाएगा। तो आप लोग सिंपल में ये आपका जितना भी है ये आपका आ जाएगा प्राकृतिक आपदा में, ठीक है। परमाणु आपदा भी आपका हो जाएगा। परमाणु आपदा में जैसे मान लो कहीं पे बम का गिरना, ठीक है, तो ये सब मानव करता है, तो ये मानव निर्मित आपदाओं के अंतर्गत आ जाएगा। भूवैज्ञानिक आपदा, जैविक आपदा, ये सब क्या है प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक है। तो इनको आप लोग दो तरह से भी डिवाइड कर सकते हो, मानव निर्मित आपदा और प्राकृतिक आपदा। तो मानव निर्मित आपदा में आपका भूस्खलन आ गया, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी विस्फोट आ गया, बवंडर आ गया, ठीक है, महामारी आ गई जैसे कोरोना, कीट आक्रमण आ गया, पशु महामारी आ गई, टिड्डी विपत्ति, ये सब क्या है तो ये आपके प्राकृतिक आपदाएं हैं, जिसमें भूवैज्ञानिक आपदा और जैविक आपदा, इस तरह से भी आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन में शामिल जो एजेंसियां हैं उनके बारे में, जो भी सिस्टम शामिल है, जो भी तंत्र शामिल है, उनको पढ़ेंगे। देखो, पहला तंत्र है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यानी कि द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन इंडिया। तो ये भारत में ये नेशनल लेवल की अथॉरिटी है। क्या है तो नेशनल, राष्ट्रीय स्तर की इसको कहते हैं NDMA, ठीक है। NDMA से याद रखेंगे कि द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि राष्ट्रीय स्तर की ये क्या है अथॉरिटी है, ये सबसे शीर्ष लेवल की है, सबसे उच्च लेवल की ये अथॉरिटी है, जो क्या करती है तो ये मैनेजमेंट का कार्य करती है। जो भी आपदाएं आती हैं, जो भी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाएं आती हैं, उस पर कंट्रोलिंग का कार्य करती है, ठीक है। किस तरह से करती है तो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या NDMA भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन के लिए एक शीर्ष निकाय है। कह रहा है कि इसका क्या करते हैं, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। और ये नेशनल लेवल का है, सेंटर लेवल का है, केंद्र लेवल का है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है प्रधानमंत्री होता है, और उसी के छत्र छाया में एक तरह से इसका विकास किया गया है, ताकि वो नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे क्या कर सके तो जो भी आपदाएं हैं, जो भी डिजास्टर हैं, उनका मैनेजमेंट कर सकें, ठीक है। जो भी राष्ट्रीय लेवल की आपदाएं हैं उनका मैनेजमेंट आपका NDMA करता है। इसके अंतर्गत जो फोर्स काम करता है उसी को NDRF बोलते हैं। क्या बोलते हैं NDRF। अब ये तो अथॉरिटी है, ठीक है, ये क्या है प्राधिकरण है, संस्था है, एजेंसी है, लेकिन इस एजेंसी के अंतर्गत जो बल फोर्स काम करता है उसको कहते हैं NDRF, यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। यही क्या करता है तो यही आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो ट्रेन हादसा हुआ है तो वहाँ पे जो NDRF की टीम नेशनल लेवल पे वहाँ पे वर्क कर रही थी, ठीक है। स्टेट लेवल पे SDRF की टीम भी वर्क करती है, लेकिन आपदा को देखा जाता है, जो जिसके हिसाब से रहता है उसके हिसाब से मैनेजमेंट का कार्य किया जाता है। और वो मैनेजमेंट का कार्य कौन करता है तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन तंत्र करता है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जो नेशनल लेवल पे फोर्स काम करता है उसको NDRF कहते हैं, और जो NDRF को हैंडल करने का कार्य करता है, जो इसके लिए प्रबंधन का कार्य करता है, जो इसको कह सकते हैं कि एक तरह से वर्क करने का
इसको वर्क कराने का जो कार्य करता है वो है एनडीएमए। एनडीएमए के अंतर्गत ही आपका एनडीआरएफ काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। कह रहे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या एनडीएमए भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन के लिए एक शीर्ष निकाय है, यानी कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये एनडीएमए वर्क करता है। ठीक है, यह राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है। यह क्या है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन तंत्र है। कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन यानी कि नेशनल लेवल पे जो आपदाएं आती हैं उनको मैनेज करने का कार्य, उनके मैनेजमेंट का कार्य आपका एनडीएमए करता है। इसके अंतर्गत जो फोर्स काम करती है उसको एनडीआरएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? एनडीआरएफ कहते हैं, जिसको नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी कहा जा सकता है। ये इसी के एनडीएमए के पर्यवेक्षण में, निर्देशन में और नियंत्रण के लिए, मतलब ये एनडीएमए क्या करता है? तो इन्हीं का पर्यवेक्षण करता है, निर्देशन करता है और इन्हीं पे नियंत्रण करता है। समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये जो एनडीएमए है ये क्या करता है? तो एनडीआरएफ को वर्क कराने का कार्य कराता है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। ये भी आप लोग का सेंट्रल लेवल का यानी कि राष्ट्रीय नेशनल लेवल का ही ये भी संस्था है, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति यानी कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। ये भी क्या करता है? तो नेशनल लेवल पे वर्क करता है। कह रहा है कि एनईसी भारत सरकार के उच्च प्रोफाइल मंत्री स्तरीय सदस्यों से बना है। किससे बना है? तो मंत्री स्तरीय सदस्यों से। जो भी आपके मंत्रिमंडल होता है तो जो भी उसमें मंत्री होते हैं उनके सदस्य मिलकर इस संस्था को निर्माण करने का कार्य किए हैं। ठीक है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह सचिव होता है। आपके एनडीएमए में जो अध्यक्ष था वो कौन था? तो प्रधानमंत्री थे। इसमें जो अध्यक्ष हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री, गृह सचिव हैं। ठीक है, और भारत सरकार, ये दोनों मिलके इस पे वर्क करते हैं। कह रहा है कि जो एनईसी है भारत सरकार के उच्च प्रोफाइल मंत्री स्तरीय सदस्यों से बना है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह सचिव और भारत सरकार यानी कि प्रधानमंत्री, जीओआई के सचिव जैसे आपके कृषि, परमाणु मंत्रालय विभाग शामिल हैं। ये सारे विभाग क्या करते हैं? तो ये आपके एनईसी को बनाते हैं। ये सारे विभाग मिलके आपके एनईसी को बनाते हैं, जो नेशनल लेवल पे डिजास्टर को मैनेजमेंट करने का कार्य करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ऊर्जा, रक्षा, पेयजल, आपत्ति, पर्यावरण और वन आदि एनईसी आपदा प्रबंधन तंत्र पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार आपदा प्रबंधन तंत्र के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करता है। ये जो भी आपकी ऊर्जा से रिलेटेड, रक्षा से, पेयजल से रिलेटेड, इन सब के लिए मैनेजमेंट करने का कार्य आपका एनईसी करता है। जिसका अध्यक्ष कौन है? जिसका अध्यक्ष आपका केंद्रीय गृह सचिव होता है और आपका भारत सरकार होती है। और इसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, जो भी जैसे आपका परमाणु मंत्रालय होता है और आपका केंद्रीय गृह सचिव होता है, भारत सरकार होते हैं, कृषि, परमाणु, ये सब सारे मंत्रालय मिल के इस एनईसी को बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये भी क्या है? तो नेशनल लेवल की एजेंसी है। उसके बाद है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि एसडीएमए। वो क्या था? तो एनडीएमए था। एनडीएमए, एसडीएमए, ये इजी है, आप लोग अच्छे से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो कह रहा है कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये आपका राज्य लेवल पे, वो सेंटर लेवल पे यानी केंद्र लेवल पे कार्य करता था, राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे कार्य करता था आपका एनडीएमए। और ये एसडीएमए आपका स्टेट लेवल पे वर्क करता है, यानी कि जो भी राज्य में, भारत में कितने राज्य हैं? तो 29 राज्य हैं। 29वां राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना है। तो वो सब हम लोग को नहीं जानना है अभी, बस इतना जानना है कि ये स्टेट लेवल पे कौन कौन सी कैसे वर्क होता है, कैसे डिजास्टर को मैनेजमेंट करने का कार्य किया जाता है। तो भारत में आपकी भारत में स्टेट कितने हैं? कुल आपके 29 स्टेट हैं और पहले 28 थे। ठीक है, 28 थे, अभी 29 हैं। तो
हर स्टेट में ये अपना अपना अपने अपने स्टेट में, हर स्टेट में आपका स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, यानी कि स्टेट लेवल पे वर्क करता है, और एनडीएम में राष्ट्रीय लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, केंद्र लेवल पे, जो पूरे भारत में वर्क करता है। लेकिन स्टेट लेवल पे पूरे भारत में वर्क नहीं करेगा, वो अपने स्टेट में ही, अपने राज्य में ही ये काम करेगा। तो कह रहा है कि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री एसडीएमए के प्रमुख होते हैं। जो नेशनल लेवल का आपका क्या था, एनडीए में था, तो उसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो प्रधानमंत्री थे। अभी जो स्टेट लेवल का है उसमें आपके जो प्रमुख हैं, जो हेड होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो आपके मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे मान लो कि आपके आपके हमारे यूपी के जो एसडीएमए के प्रमुख होंगे वो हमारे आदित्यनाथ होंगे, ठीक है। जो हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ, वो होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है इस तरह से। तो जो कह रहे हैं कि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री एसडीएमए के प्रमुख होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। राज्य सरकार की राज्य कह रहे हैं कि राज्य सरकार की एक राज्य कार्यकारी समिति है। क्या है, कार्यकारी समिति है। स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी कि एसईसी, जो आपदा प्रबंधन तंत्र पर, आपदा प्रबंधन पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता करती है। कौन कार्य, देखो ये जो एसईसी है ये क्या करता है, तो ये स्टेट लेवल का जो एसडीएमए है इसकी सहायता करता है, इसके साथ मिलके वर्क करने का कार्य करता है। समझ में आ गया होगा क्या कर एसडीएमए कैसे वर्क करता है। तो इसकी सहायता से एसईसी यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की सहायता से ये एसडीएमए वर्क करता है। ये दोनों मिलके जो स्टेट लेवल के डिजास्टर होते हैं उनको मैनेजमेंट करने का कार्य, कंट्रोलिंग का कार्य करते हैं, उनको नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। उसके बाद है आप लोग का जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीएमए। डीडीएमए तो डीडीएमए का नेतृत्व तो जिला कलेक्टर करता है। कौन करता है, जिला कलेक्टर। जो मुख्य होता है, जिला का जो मुख्य होता है वो डीएम ही होता है, डिस्ट्रिक्ट मैनेज डीएम ही होता है, ठीक है। तो जो जिला कलेक्टर होता है वही क्या करता है, वही इसका नेतृत्व करता है, उसकी अध्यक्षता करता है। डीडीएमए की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपका जिला कलेक्टर करता है, ठीक। उसके बाद है कह रहा है कि उपायुक्त या जिला मजिस्ट्रेट। कह रहा है कि हाँ, जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्थिति के आधार पर करते हैं, जिसमें सह अध्यक्ष के रूप में स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। जो भी स्थानीय रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो क्या करते हैं, तो जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी सहायता करते हैं डिजास्टर को मैनेजमेंट करने में, ठीक है। तो कह रहा है कि डीडीएमए यह सुनिश्चित करता है कि एनडीएमए और एसडीएमए द्वारा बनाए गए दिशा निर्देश का जिला स्तर पर राज्य सरकार के साथ सभी विभागों और जिला में स्थानीय अधिकारियों द्वारा पालन किया जाता है। यानी कि कह रहा है कि जो नेशनल लेवल की जो एजेंसी है आपकी एनडीएमए और जो स्टेट लेवल की है एसडीएमए, वो जो भी नियम बनाते हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहा है जिला में, ये आपका जिला अधिकारी बताता है। यानी कि जो मैनेजमेंट का कार्य तो वही करते हैं, लेकिन उनको लागू करने का कार्य, उनको कराने का कार्य जिला स्तर पे आपका डीएम करता है, ठीक है। आपका कह सकते हैं डीडीएमए करता है, जिसके अध्यक्ष आपके जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद है स्थानीय प्राधिकरण, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में आपका स्थानीय प्राधिकरण है कि स्थानीय प्राधिकरण में पंचायती राज संस्थान यानी कि पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूट, जिसको पीआरआई शॉर्ट में कहते हैं, नगर पालिकाएं, जिला और छावनी, 11 संस्थागत और कानूनी व्यवस्था बोर्ड और नगर नियोजन प्राधिकरण शामिल होंगे, जो नागरिक सेवाओं को नियंत्रित और प्रतिबंधित करते हैं। तो स्थानीय लेवल की जो भी मैनेजमेंट का कार्य होता है वो स्थानीय प्राधिकरण, लोकल अथॉरिटी यानी कि आपका कह सकते हैं कि ग्राम प्रधान करता है। इसको
आगे बढ़ाने का कार्य, इसको कह सकते हैं कि इसको चलाने का कार्य कौन करता है, तो प्रधान करता है, जिसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे जिला छावनी है, 11 संस्थागत और कानूनी व्यवस्था बोर्ड, PRI यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूट, नगर पालिकाएँ, ये सब मिल के लोकल अथॉरिटी बनाते हैं और स्थानीय लेवल की जो भी मैनेजमेंट, जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उनको संभालने का कार्य करते हैं। ठीक है, और जो भी सेवाएं होती हैं वो टाइम टाइम से प्रोवाइड कराने का कार्य करते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि जो नेशनल लेवल पे जो आपके गांव के लिए, आपके लोकल एरिया के लिए जो भी नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जिला स्तर पे जो भी आपके नियम कानून बनते हैं उनको चलाने का कार्य, उनको कह सकते हैं कि एक तरह से प्रसारित करने का कार्य ये आपका स्थानीय प्राधिकरण करता है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और इस वीडियो को शेयर कर देना उन बच्चों को भी जो 4th सेमेस्टर में है। ये उन लोगों के लिए और आप लोगों के लिए, सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को अगेन सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।